माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी के बारे में। ये मूलतः समाज सुधारक थे। दक्षिण भारत का इन्हें पैगंबर कहा जाता है और इन्हें दक्षिण भारत का सुकरात भी कहा जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं पेरियार के बारे में। जी हाँ, इन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार का मतलब होता है कोई सम्मानित व्यक्ति। दक्षिण भारत में पेरियार शब्द जो है वो सम्मानित व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए पेरियार इनका उपनाम है। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायडू होता है और इनकी माँ का नाम चित्रा थायामल। इनके पिताजी व्यवसायी होते हैं। तो रामास्वामी जो होते हैं वो 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद वो अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में लग जाते हैं। उसके बाद इनकी शादी जो है वो नगमा से कर दी जाती है। इसके बाद एक घटना होती है इनके जीवन में। ये जो है अपने घर से निकलकर काशी चले जाते हैं। 1904 की ये बात है। वो काशी चले जाते हैं। काशी जब जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है, तो वहाँ पे एक भोजनालय देखते हैं वो, जहाँ पे फ्री में भोजन दिया जा रहा होता है। तो वो वहाँ खाने के लिए जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये जो भोजनालय है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। तो वो ब्राह्मण का वेश धारण करके उसमें जाते हैं खाने के लिए, लेकिन उन्हें लोग पहचान लेते हैं और उन्हें वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। जब ये घटना उनके साथ घटती है तो उनके मन में जो है ये विचार आता है कि ये कैसा ब्राह्मणवादी सोच है, जहाँ पे फ्री का खाना है, लेकिन जो इसके लिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस खाने की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे ही ये खाना नहीं मिल पाता है। तो वो जो है नास्तिक हो जाते हैं। उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं होता है और ब्राह्मण विरोधी हो जाते हैं। बचपन में भी जो रामास्वामी होते हैं, जब भजन कीर्तन होता है, भगवान का पूजा पाठ होता है, तो वो इसे अनर्गल बातें बोलते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं, क्या ईश्वर ने कभी किसी को साक्षात दर्शन दिया है। इस तरह की बातें जो है ये अंधविश्वास है। ये सब जो बातें हैं इन पे वो विश्वास नहीं करते। वो एक तरह से नास्तिक ही रहते हैं बचपन से, लेकिन आगे चलकर जब काशी में उनके साथ ये घटना होती है तो वो पूर्ण रूप से नास्तिक हो जाते हैं। रामास्वामी सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने लगते हैं और इसके बाद 1919 में वो कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो शराब की दुकानें थी वहां पे जाकर धरना देते हैं और भी तरह के जितने कार्य थे स्वदेशी वगैरह, उन सब कार्यों पर भी जोर देते हैं और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। फिर 1922 में तिरुपुर सत्र में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि वो जो निचली जाति है उसके लिए आरक्षण की मांग करते हैं, जिसपे कांग्रेस के साथ इनकी सहमति नहीं बन पाती है। जब कांग्रेस के साथ इनकी सहमति नहीं बन पाती है और कांग्रेस वाले लोग इनकी बात नहीं मानते हैं, तो 1925 में जो है ये अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेते हैं और अब ये कांग्रेस विरोधी भी हो जाते हैं और गांधी विरोधी भी हो जाते हैं। वो गांधी जी का विरोध करते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी जो ये निचली जाति के लिए जो कार्यक्रम चलाते हैं या फिर जो अस्पृश्यता उन्मूलन की जो बात करते हैं, ये सब सिर्फ दिखावे की बात है। ये जो कांग्रेस है ये ब्राह्मणवादी लोगों की, ऊंचे वर्ग के लोगों की पार्टी है। पेरियार जो है वो 1924 में बैकोम सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व करते हैं। बैकोम सत्याग्रह क्या है, तो वहाँ पे एक जगह था त्रवणकोर। वहाँ पे लोगों को मंदिर जाने का जो रास्ता होता था, वहाँ पे निचली जातियों को उस रास्ते से भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इसका पेरियार ने विरोध किया। वो अपनी पत्नी के साथ उस रास्ते पे चल के जाते हैं और वहाँ पे जो है ये विरोध प्रकट किया जाता है। फिर 1925 में जो है वो आत्मसम्मान आंदोलन का संचालन करते हैं। ये आत्मसम्मान आंदोलन क्या होता है, तो ये निचली जातियां जो द्रविड़ जातियां थी उनके अंदर अपनी जाति को लेकर गर्व अनुभूति कराने के लिए पेरियार इस आंदोलन का संचालन करते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी संस्कृति, अपनी जाति, इन सब चीजों पे गर्व करिए। आप अपने आप को कभी किसी से छोटा नहीं मानिए।
पेरियार अपने विचारों को, जो उनका आत्मसम्मान आंदोलन का जो विचार होता है, उसे दुनिया के सामने लाने के लिए वो कुंडू अरासू पत्रिका जो है उसे निकालते हैं और रिवोल्ट नाम की अंग्रेजी पत्रिका भी निकालते हैं। पेरियार के संबंध में एक बात आप जान लीजिए कि पेरियार जो थे वो आर्य जो लोग हैं उनका भी विरोध करते थे। जो आर्य लोग हैं वही वर्ण व्यवस्था लेकर आए और उन्होंने यह व्यवस्था कर दी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम के 4 वर्ण बना दिए और उन्होंने ही अपने आप को ब्राह्मण रखा कि हम बड़े हैं और जो शूद्र हैं वो निचली जाति के हैं। तो इसलिए वो आर्यों के आधिपत्य जो था उसका विरोध कर, साथ साथ पेरियार तमिल भाषा जो था उसका भी समर्थन करते थे। होता ये है कि जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में वहाँ पे हिंदी भाषा को जो है वो राष्ट्रभाषा बनाने की और वहाँ स्कूलों में शिक्षा देने की बात होती है, तो पेरियार उसका विरोध करते हैं और पेरियार कहते हैं कि नहीं, ये भाषा हम पे नहीं थोपी जानी चाहिए। हम जो है हम तमिल भाषा में पढ़ते हैं, हमारी जो यहाँ की भाषा है हम उसी में पढ़ाई करेंगे और उसी को अपनी राष्ट्रभाषा मानेंगे। तो पेरियार जो होते हैं वो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ वो उत्तर भारत के जो लोग हैं उनका भी विरोध करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उत्तर भारत के लोग जो है वो दक्षिण भारत में आकर रहें। उन्हें डर था कि इनका जो है आधिपत्य हर जगह हो जाता है। असल में पेरियार जो है वो उत्तरी भारत के जो लोग हैं उन्हें जो है वो आर्य समाज के मानते हैं। इसी से प्रेरित होकर पेरियार जो है वो रावण को जो है वो अपनी जाति द्रविड़ जाति का है और उसे वो बड़ा बताते हैं और राम भगवान जो है उन्हें वो कहते हैं कि वो आर्य थे और आर्य के वो एक दुष्ट इंसान थे। इस बात पे उनका बड़ा ही कड़ा विरोध होता है क्योंकि वो रामायण को जला देते हैं, कई भगवान की फोटोज को जला देते हैं, तो इसके लिए उनका विरोध होता है। पेरियार सन 1929 में कई देशों की यात्रा पे जाते हैं। वो यूरोप, मंगोलिया सहित कई देशों का भ्रमण करते हैं और वहां से आने के बाद जो अपना नायकर की जो उपाधि थी वो उसका परित्याग कर देते हैं। फिर 1933 में उनकी जो पत्नी होती है उनका निधन हो जाता है। 1939 में वो जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और उनकी अध्यक्षता में जस्टिस पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती है और बहुत आगे तक जाती है। इसके बाद सन 1944 में वो जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर देते हैं। इसके बाद पेरियार 1948 में जो है 70 वर्ष की अवस्था में एक 30 वर्ष की युवती से शादी कर लेते हैं। तो इनके जो अनुयायी होते हैं या फिर इनकी पार्टी के जो लोग होते हैं वो इनसे अलग हो जाते हैं और द्रविड़ कड़गम जो है वो 2 भागों में बट जाती है और उसी में से एक अलग पार्टी निकलकर बनती है जो डीएमके है। आज भी तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है। तो डीएमके का पूरा नाम हुआ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। द्रविड़ कड़गम जो है वो 2 भागों में बट जाती है। एक द्रविड़ कड़गम हो जाती है जो रामास्वामी के नेतृत्व में होती है और दूसरी जो है वो डीएमके बन जाती है। इसके बाद से क्या होता है कि जब आगे के चुनाव जब होते हैं तो पेरियार जो है डीएमके के विरोध में कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अंततः जाकर डीएमके की सरकार बन जाती है। लेकिन डीएमके की सरकार बनने के बाद उसके जो नेता होते हैं वो पेरियार से उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं और उन्होंने जो है मद्रास नाम जब रख दिया था तो इसका जो है पेरियार समर्थन करते हैं। फिर 24 दिसंबर 1973 को पेरियार की मृत्यु हो जाती है। तो ये पेरियार की जीवन कथा थी। अब हम आगे इनके विचारों के बारे में जानेंगे कि इनके मूलतः विचार क्या थे। तो पेरियार जो थे, पेरियार हमेशा से जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। इसी के अंतर्गत वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं और जो भारत में जो जाति प्रथा थी उसे वो बोलते थे कि भारत के विकास में सबसे बड़ा रुकावट जो है ये यही जाति प्रथा है। तो ये उनके मूलतः सामाजिक विचार थे। आगे हम उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे कि पेरियार ने कौन कौन सी रचनाएं जो थी वो लिखी थी। तो उनकी मुख्य रचनाओं में से एक थे रामायण और रावण काव्यम। इसके अलावा उन्होंने व्हाई वर वुमेन इन शॉर्ट लिखी, फिर पेरियार ऑफ बुद्धिज्म लिखी और थॉट ऑफ पेरियार लिखा। तो ये थी पेरियार की कहानी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।